Good morning, student. Today discuss the next topic, solubility of gases and solid in liquid. तो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे कि solubility of gases and solid को किसमें, liquids में. Solubility of a substance express the maximum amounts of it which can dissolve in a specific amount of solvent. बेटा solubility of substance क्या होता है कि कितना maximum amount of solute किस में डिज़ोल्व करेंगे हम, सॉल्वेंट में. ठीक है बेटा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा बच्चों उतना ज़्यादा क्या होगा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगा एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे. द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर पे. याद रखना बेटा, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस होता है वो डिपेंड करता है कि सल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर कितना है और एंड लास्ट है प्रेशर. बेटा प्रेशर पे इतना डिपेंड नहीं करता, रियर ही कोई है जो प्रेशर पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता, अदरवाइज बाकी जो 3 फैक्टर है उस पर ये ज़्यादा डिपेंड करता है. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, व्हेन ए सॉलिड इज एडिड टू द सॉल्वेंट द सल्यूट डिजोल्व बिकॉज इस पार्टिकल गो इनटू द लिक्विड एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस. हम क्या करते हैं बेटा, जब सल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्वेंट में जब हम बेटा सल्यूट को डालते हैं तो क्या होता है कि सल्यूट जो होता है बेटा वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है सॉल्वेंट में. ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा आप सल्यूट सॉल्वेंट में डालते जाओगे उसकी कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ता रहेगा. ठीक है, व्हेन ए सल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट द सोल्यूशन डिजोल्व बिकॉज द पार्टिकल गो इनटू द लिक्विड एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीज. दिस प्रोसेस इज डी सोल्यूशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी सोल्यूशन. ठीक है, सम सल्यूट particles in solution collide with the solute particles and get precipitate out. ठीक है बेटा, कुछ इसमें एक चीज़ और क्या बोल रहे हैं कि बेटा सल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं, कुछ सल्यूट पार्टिकल ऐसे होते हैं जो खुद के साथ, मतलब क्या है कि मान लो ये एक बीकर है, इसमें सल्यूट पार्टिकल है, इसमें क्या होता है ये खुद ये पार्टिकल एक सल्यूट का दूसरे के साथ टकराता है और क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लो कि आपने दूध में नींबू डाला तो उससे क्या हुआ बेटा, पानी वाटर पूरा अलग हो जाएगा और उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारा अलग हो जाता है. पनीर, अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो पनीर अलग हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. ठीक है बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है बेटा, मतलब क्या होता है, और ये जो लाइन लिखा है इसको और डिटेल समझाओ तो जैसे कि बेटा हम क्या करते हैं कि सल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन को क्या करो आप उससे क्या करो, हाई फ्लेम पे गर्म करो. उससे क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट टाइम के साथ क्या होगा, उड़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है बेटा, और वो लास्ट में क्या बच जाएगा हमारे पास, प्योर सल्यूट. ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब एक और मतलब होता है बेटा कि समटाइम क्या होता है, जब हम लैब में बेटा कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई इम्प्योरिटी रह जाती है. मान लो कि आपने क्या किया, आपके घर में क्या हुआ कि आपके नमक में कुछ गिर गया. ठीक है बेटा, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम उसे किसी तरह से अलग नहीं कर सकते, बट मुझे एक चीज़ पता है कि वो जो भी चीज़ पानी में गिरा है, मान लो एक्स है, वो जो एक्स नमक में गिरा है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, बट जो हमारा सॉल्ट है वो बेटा पानी में काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है. तो मैं क्या करूँगा बेटा कि सारे नमक को पानी में डिज़ोल्व करूँगा. ठीक है, फिर क्या करूँगा, उसको फिल्टर करूँगा, पानी में डिज़ोल्व करूँगा, फिर उसको क्या करूँगा, फिल्टर करूँगा. नेक्स्ट में क्या होता है बेटा कि क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं हम कि जैसे कि उसमें बेटा कोई इम्प्योरिटी है. ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, उसको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं. ठीक है, जब आपने उसे फ़िल्टर आउट कर लिया तो आपके पास जो सोल्यूशन बचा वो प्योर बचा. फर्दर क्या करते हैं बेटा, उसको फिर उबालते हैं. ठीक है, उबालने से क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एवोपरेट हो जाता है, और लास्ट में हमें क्या बच जाता है बेटा, प्योर क्रिस्टल्स. ठीक है बेटा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया. द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कंटिन्यूज अंटिल द सोल्यूशन अटेन सर्टन मैक्सिमम कंसंट्रेशन. अब देखो बेटा, अगर हम ये बोलें कि आप सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते जाओ, ऐसा नहीं होता. एक लिमिट तक ही सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट में ऐड होता है. ठीक है बेटा, आफ्टर दिस
आफ्टर दैट लिमिट हम उसमें सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर सकते हैं। और ऐसे सच सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके बाद हम उसमें कोई फर्दर और सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, अब देखो बेटा, नेक्स्ट बेटा हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज, solubility of substance at given temperature defined as the amount of solute that dissolve 100 gram of solvent at given temperature to form saturated solution। ये बेटा क्या हुआ इसका, अगर हम solubility के, वैसे तो solubility काफ़ी सारे definitions हैं, उनमें से आप ये भी लिख सकते हो। The solubility is also expressed as molar solubility, solubility को molar solubility के तौर पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। विच गिव अस मोलर कंसेंट्रेशन, और ये हमें क्या बताता है, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हैज़ हाईएस्ट वैल्यू इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। याद रखना, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की बात करूं तो वो ज़्यादा होता है, यानी हाईएस्ट होता है कब, जब क्या हो, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म कर चुका हो, क्योंकि वो एक ऐसा लिमिट होता है जिसके बाद हम फर्दर एडिशन नहीं कर सकते। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन जनरल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर पे, प्रेशर हैज़ ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब प्रेशर ना के बराबर इफेक्ट डालता है। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड। याद रखना बेटा, सभी सॉलिड्स, ये नहीं होता कि कोई भी सॉलिड्स आपने डाला वो डिजॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, ए सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड इफ द इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन आर सिमिलर इन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। याद रखना बच्चों कि कोई भी सॉलिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व तभी होगा जब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक जैसे होंगे तभी वो क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे, अदरवाइज बेटा वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल लाइक डिजॉल्व लाइक, दिस मीन्स द आयनिक पोलर कंपाउंड डिजॉल्व मोर रेडली इन आयनिक। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है कि जो आयनिक पोलर कंपाउंड्स होंगे वो आयनिक पोलर कंपाउंड्स में ही अच्छे से डिजॉल्व होंगे, और जो नॉन आयनिक होंगे वो नॉन आयनिक में ही अच्छे से डिजॉल्व होंगे। दिस मीन्स, ये तो मैंने बता दिया आपको, जैसे कि नॉन पोलर की बात करें तो बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बट वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर। अब जो बेटा, अब देखो, वाटर पोलर होता है, बट जो बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है बेटा, ये बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपस में काफ़ी अच्छे से घुल जाएंगे, बट अगर मैं बात करूँ किसकी, वाटर में, तो वो नहीं घुलेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि वो ये पोलर होता है, वो नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आयनिक इन नेचर होता है। अगर शुगर, ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व रेडली इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज मच मोर देन द शुगर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक तो बेटा शुगर और सॉल्ट दोनों वाटर में काफ़ी जल्दी डिजॉल्व होता है, बट अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में जल्दी कौन डिजॉल्व होता है तो उसका आंसर है क्या है बच्चों, उसका आंसर है सॉल्ट। इसके पीछे रीज़न क्या है, सॉल्ट आयनिक होता है, सॉल्ट के बीच में जो मतलब सॉल्ट आयनिक इन नेचर होता है, बट अगर मैं शुगर की बात करूँ वो कोवलेंट इन नेचर होता है, क्योंकि बेटा वाटर आयनिक है। ठीक है बेटा, वाटर पोलर है, आयनिक है। ठीक है बेटा, उसी तरह क्या है, अब ध्यान से देखो, यहाँ लाइन लिखा हुआ है, इसी करके क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इतना होता है एंड 3.8 मोल लीटर इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब सॉल्ट का इतना होता है और शुगर का इतना होता है। हाउएवर नेफ्थलीन, एंथ्रासीन क्या होता है, वो नॉन पोलर होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऑन अदर हैंड नेफ्थलीन, एंथ्रासीन क्या होता है, इजीली डिजोल्व हो जाता है बेंजीन में, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, इसका डिटेल सब मैं चलो रहने देते हैं अभी कि क्यों
सॉल्ट जल्दी होता है, शुगर लेट होता है। ये चलो आप पता करो और मुझे बताना लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और ये एक चीज़ तो आपको नॉर्मली पता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता जाता है। टेम्परेचर मार्क इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपके माइंड में ये है कि ऑलवेज सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो बच्चों ये गलत है। कुछ ऐसे चीज़ भी हैं जिनमें अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो एक टाइम पॉइंट ऐसा आता है जिसमें सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है बेटा। तो हम ऐसे कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी को जो होता है बेटा वो बढ़ाता है और घटाता है कौन, टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज द टेम्परेचर। ये तो उसका एग्जांपल है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज हो रहा है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम है, अमोनियम है, एक्सेट्रा जो है बेटा वो इंक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। दिस इज बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ सब्सटेंसेस एंडोथर्मिक। अगर देखो केमिस्ट्री में जब +2 में आ गए हो, ठीक है बेटा, कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जैसे जैसे मतलब कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वो उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ रही है। इसके पीछे क्या होता है बेटा, ये क्यों होता है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक होता है, ठीक है बेटा। क्यों होता है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक होता है। और डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कराया हुआ था आपको एंडो और एक्सो, ठीक है। जो एंडोथर्मिक होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ऑलवेज बढ़ती जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, क्योंकि डेल्टा इसमें पॉजिटिव होता है। सिंस द सोल्यूशन एब्जॉर्ब हीट फॉर्मिंग सोल्यूशन, क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा, वो रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होता है उनको हमें हीट देना पड़ता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा आप हीट देते रहोगे उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसका बढ़ता रहेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में दो चीज़ें लिया गया, सॉल्युबिलिटी या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब सब्सटेंस, जैसे लिथियम सल्फाइड है, क्या लिखा नेक्स्ट, सीरियम सल्फाइड है, सम कैल्शियम सॉल्ट जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट एक्सेट्रा, डिक्रीज विद राइज। इनमें क्या होता है बेटा कि इनका टेम्परेचर डिक्रीज होता, सॉरी इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है कब, जब इनका टेम्परेचर को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। क्यों बेटा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ये हीट रिलीज करते हैं, ठीक है बेटा। और ये ध्यान से सुनो बेटा, ये पहले से ही हीट को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और इसे हीट दोगे तो उससे बेटा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने पाना है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये खुद ही हीट रिलीज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि बेटा एक्सोथर्मिक जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है उसको फर्दर हीट देने से उसमें सोल्यूशन मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट नहीं बढ़ता है, ठीक है बेटा, उसमें उल्टा क्या होता है, डिक्रीज होता है। Since this dissolve and evolution of heat decrease the solubility with increase the temperature according to Lee Chatelier principle, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, solubility show irregular behavior। irregular behavior का मतलब क्या होता है बेटा कि इंक्रीज होना फिर डिक्रीज हो जाना। अब ध्यान से देखो, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक चार्ट दिखाऊंगा इसको समझाने के लिए। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखें कि when we increase the temperature at the when we continuously increase the temperature at the level 32.8 तक, तो क्या हो रहा था बेटा कि इसका जो टेम्परेचर था Na2SO4 वो सॉरी इसका सॉल्युबिलिटी था वो कंटिन्यूस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट जैसे ही इसने 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर गेन किया, जैसे ही इस टेम्परेचर पे ये पहुंचा तो क्या हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा कि Na2SO4.10H2, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि Na2SO4 जो है बेटा 32.8 डिग्री टेम्परेचर से पहले क्या है, ये हाइड्रेटेड है, ठीक है बेटा। हाइड्रेटेड का मतलब क्या कह सकते हैं, इसमें वाटर कंटेंट है। पर जैसे ये टेम्परेचर रीच करता है, ये क्या होता है, 10H2O क्या होता है, वेपर के फॉर्म में इस यहाँ से निकल जाता है और ये क्या बन जाता है, एनहाइड्रस बन जाता है, ठीक है बेटा। यही रीज़न करके क्या होता है कि इस टेम्परेचर से तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता रहता है, बट इस टेम्परेचर पर पहुँचने के बाद क्योंकि इसकी जो ये एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाता है, एनहाइड्रस वो जिसमें वाटर वेपर 0% के बराबर हम मानते हैं, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी उल्टा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है,
ठीक है बेटा। उसी तरह देखो बेटा इस वाले में देखो FeSO4 7H2, इसमें क्या होता है बेटा, जब टेम्परेचर को हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते रहते हैं 61.8 तक, तब तक तो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, बट इस पॉइंट पे जाके एक शार्प डिक्रीज आता है सॉल्युबिलिटी में। एंड बेटा एक चीज़ और याद रखना है, इन दिस टेम्परेचर in this case the solubility curve are not continuous but discontinuous and show break। ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब देखो बेटा, ब्रेक का मतलब देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूस, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, इसे बोलते हैं ब्रेक, ठीक है बेटा। ब्रेक इन द सॉल्युबिलिटी कर्व, ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं या ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो वहाँ तक सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, बट इस पॉइंट पे जाके अचानक क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी घटना शुरू हुआ है, ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब जहाँ ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे स्टेट में चल जाता है, ये पहले बढ़ रहा था फिर घट जाता है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी कर्व सोडियम सल्फाइड, ये तो मैंने आपको बता दिया ऊपर, है ना। द सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ FeSO4 7H2O इज आल्सो डिसकंटिन्यूस एंड शो ब्रेक एट दिस पॉइंट। एट दिस टेम्परेचर हेप्टाहाइड्रेटेड चेंज इनटू टेट्राहाइड्रेटेड। हेप्टा मतलब क्योंकि यहाँ पे बेटा इसके साथ 7H2O लगा होता है और इस टेम्परेचर पे आके इसमें से क्या होता है 3H2O क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, टेट्राहाइड्रेटेड बन जाता है, यानी कि 7H2O से 4H2O में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। द कर्व ऑफ CaCl2 शो 2 ब्रेक इन कॉरस्पॉन्डिंग। और अगर मैं कर्व की बात करूँ इसकी, तो इसमें बेटा 2 ब्रेक दिखते हैं, 2 ब्रेक्स, एक ब्रेक यहाँ पे, फर्दर फिर ये इंक्रीज होता है, फर्दर फिर ब्रेक आता है, फर्दर फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है बेटा। और लास्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि ज़्यादातर ये कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, मतलब क्या है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज जनरली वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट होता है। दिस इज बिकॉज सॉलिड एंड सॉलिड जो लिक्विड क्या होता है बेटा, इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल जिन्हें कंप्रेस ना किया जा सके ईजिली, ठीक है। इस करके क्या होता है कि ये ज़्यादातर ना के बराबर ही कोई इफेक्ट डालता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए चेंज ऑफ 5 atmospheric in the pressure increase the solubility of sodium chloride in water only 2.3%। यानी कि मतलब इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 2.3% सॉल्युबिलिटी में ही चेंज, 2.3% ही सॉल्युबिलिटी चेंज आ रहा है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। थैंक यू फॉर टुडे।